हाय एवरीवन। सो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 12th स्टैंडर्ड का वेक्टर चैप्टर। ये चैप्टर पढ़ना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके आगे भी कुछ चैप्टर्स है आप लोगों को, जैसे कि वेक्टर के बाद चैप्टर इस बार के सिलेबस में लाइन दिया है, प्लेन दिया है, और लाइन प्लेन पूरा का पूरा डिपेंडेंट है सिर्फ वेक्टर चैप्टर के ऊपर। इसलिए वेक्टर चैप्टर आना तो ज़रूरी है। और वेक्टर चैप्टर पढ़ने से पहले उसके कुछ बेसिक्स हैं, एक्चुअली बहुत सारे बेसिक्स हैं। आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, फिजिक्स में था ये, लेकिन कुछ बच्चे क्या होते हैं ना, छोड़ देते हैं, पढ़ते नहीं है, ध्यान नहीं देते हैं, और क्या पता एक साल हो गया भूल गए रहेंगे। इसलिए हम लोग पहले एक बार बेसिक से स्टार्ट करते हैं, आगे का हम लोग कंटिन्यू कर लेंगे जो भी रहेगा वैसा। सो सबसे पहले जानना तो ज़रूरी है कि वेक्टर क्या है। अच्छा, वेक्टर क्या है ये जानने से एक और चीज़, वेक्टर है तो क्यों है, वेक्टर है तो क्यों है ये भी जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मान लो एक लड़का है राम, वो एक पॉइंट से चलना स्टार्ट करता है। वो एक पॉइंट पे खड़ा था, पॉइंट ए पे वो खड़ा था, उसने चलना स्टार्ट किया, समथिंग अबाउट वो 8 किलोमीटर चल के गया आगे। फाइनल वो 8 किलोमीटर जाके वो बी पॉइंट पे जाके वो रुक गया। हाँ, एक लड़का था राम, उसने ए पॉइंट से चलना स्टार्ट किया और 8 किलोमीटर जाके वो बी पॉइंट पे रुक गया। अब थोड़ी देर बाद क्या किया उसने, इसी बी पॉइंट से उसने वापस चलना चालू किया और आते आते वो समथिंग 5 किलोमीटर की डिस्टेंस रिटर्न आके वो वापस से उसी पॉइंट पे रुक गया। तो अगर नॉर्मल मैथ्स की देखेंगे, नॉर्मल जो मैथ्स आज तक हम लोग पढ़ते आए हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, अलजेब्रा, नॉर्मल अगर मैथ्स लगाने जाएंगे तो टोटल अगर मैं बोलूँगा ना कि टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा 8 + 5 यानी कि 13 किलोमीटर्स। लेकिन एग्जैक्टली अगर मैं वहाँ पे देख सकता हूँ तो वैसा कुछ है, वो नहीं रहा है। वो 8 किलोमीटर चल के गया, वो 5 किलोमीटर रिटर्न आ चुका है। मतलब एग्जैक्टली अगर उसकी डिस्प्लेसमेंट मैं यहाँ पे चेक करने जाऊँ तो इट्स समथिंग अबाउट 3 किलोमीटर्स, एंड मेरा आंसर नॉर्मल मैथ से आता है 13 किलोमीटर। इसलिए ये कोई एक ऐसी चीज़ थी जो एक नॉर्मल मैथ से थोड़ा अलग बिहेव कर रही थी, इसलिए कुछ ज़रूरी था कि इसके लिए भी हम कुछ नया टर्म यूज़ करें। तो हम लोगों ने उसके लिए एक नया टर्म बना दिया, वेक्टर। अच्छा, इसमें ऐसा क्या है जो बाकियों से अलग है? एक लाइन को देखो, ये ए बी एक लाइन है, ए बी एक लाइन है, ये भी ए बी एक लाइन है। इसमें ऐसा क्या है जो इससे अलग है? एक ही चीज़ है, इसकी एक डायरेक्शन है ना। तो हम लोगों ने एक टर्म इंट्रोड्यूस किया, नेम इज वेक्टर। वेक्टर हमने क्या बोला, जो नॉर्मल लाइन होती है उसकी कुछ वैल्यू होती है, जैसे इस लाइन की वैल्यू थी 8 किलोमीटर्स, बट इसकी एक वैल्यू थी, इसका कोई डायरेक्शन नहीं था। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एक नया टर्म बनाया वेक्टर, जिस टर्म में इसकी वैल्यू 8 किलोमीटर्स यानी कि उसका मैग्नीट्यूड जो कि 8 किलोमीटर्स है, और साथ ही साथ में उसकी डायरेक्शन जो कि A to B है, हम लोग दोनों इंक्लूड कर लिया। हम लोगों ने एक टर्म बनाया वेक्टर्स, हम लोगों ने उसमें उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इंक्लूड कर लिया, और इसी को हम लोग इसी की स्टडी को हम लोग आज करने जा रहे हैं इस चैप्टर में। आगे देखेंगे। अच्छा, आप सबको पता होगा, इंग्लिश में आपने पढ़ा होगा कि जो स्टार्टिंग होती है किसी चीज़ को स्टार्ट करने को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इनिशिएट। जब किसी चीज़ को स्टार्ट किया जाता है तो इंग्लिश में उसको इनिशिएट बोला जाता है। जब किसी चीज़ को एंड किया जाता है तो इंग्लिश में उसको हम लोग टर्मिनेट बोलते हैं। तो ऐसे ही जब मैं वेक्टर की बात करता हूँ तो जिस पॉइंट से वो वेक्टर स्टार्ट होता है, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं इनिशियल पॉइंट। और जैसा आप लोग देख सकते हो, टर्मिनेट एंड को बोलते हैं, तो जिस पॉइंट पे खत्म होता है इसको क्या बोलते हैं, टर्मिनल पॉइंट। अच्छा, इनिशियल पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट क्या है जानना ज़रूरी है, अच्छे से देख लो क्योंकि आगे चल के कहीं ना कहीं काम आएगा हम लोगों को। ये मेरा इनिशियल पॉइंट हो गया, मेरा टर्मिनल पॉइंट, बस इतना अभी के लिए इतना बहुत है। अच्छा, वेक्टर की डिनोशन जो होती है, वेक्टर को डिनोट करने का तरीका कुछ अलग होता है। जैसे नॉर्मल अगर एक लाइन है ए बी तो मैं उसको सीधे लिख सकता हूँ ए बी, ऐसे हम लोग दिखाते हैं, उसकी वैल्यू ऐसे भी दिखाऊंगा, ए बी = 8 किलोमीटर। नॉर्मल मैथ्स में तो ऐसा हो गया, खत्म हो गया। लेकिन जब वेक्टर की बात करता हूँ तो उसके पास कुछ डायरेक्शन है, तो उसके लिए कुछ डिनोशन भी हमारे पास अलग होता है। अगर वेक्टर जो मेरा A to B जा रहा है, जैसे मैं देखो इनिशियल पॉइंट A है, टर्मिनल पॉइंट B है, यानी ये वेक्टर मेरा A to B जा रहा है, तो उसको डिनोट मैं करूँगा AB वेक्टर से, या फिर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है AB, उसके ऊपर एक एरो बना दो या फिर एक बार बना दो, ऐसे हम लोग इसको डिनोट करते हैं। और इसकी जो वैल्यू होती है, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है, उसको डिनोट करने का तरीका क्या है, AB के ऊपर बस एक बार लगा दो, AB के आजू बाजू बस एक मॉड लगा दो,
ये मॉड डिनोट करता है कि हम लोग उसकी मैग्नीट्यूड बता रहे हैं। अगर मैग्नीट्यूड नहीं लिखा तो मैं उसकी डायरेक्शन बता रहा हूँ ऐसा। तो जैसा कि हम लोग ने देखा कि क्या होता है वेक्टर, टेक्सचुअली अगर जाएँ तो टेक्स्ट बुक में सबसे पहले हमें समझाया गया स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी वही जो आज तक पढ़ते आ रहे हैं, कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ वैल्यू है, जैसे एक लाइन होती है, एक लाइन के पास सिर्फ उसकी लेंथ होती है, कोई डायरेक्शन नहीं होता है। और एक वेक्टर क्वांटिटी जो कि अभी हम लोगों ने पढ़ा, जिसके पास एक मैग्नीट्यूड यानी उसकी एक लेंथ भी है, साथ में उसके पास एक डायरेक्शन भी है। अच्छा, अगर वेक्टर्स के लिए जैसा मैंने बताया, वेक्टर्स के लिए मैग्नीट्यूड ऐसे डिनोट किया जाता है। मैग्नीट्यूड का मतलब कुछ और नहीं, उस लाइन का लेंथ होता है और कुछ नहीं होता, बस लेंथ ऑफ लाइन ए बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर। अच्छा, आगे बढ़ेंगे। आज हम लोगों को पढ़ना टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। अगर वेक्टर्स हैं तो वेक्टर्स के कुछ टाइप हैं हमारे पास। एक्चुअली बहुत सारे टाइप्स हैं, हम सब तो पढ़ नहीं सकते इस टाइम पे, तो कुछ ऐसे टाइप्स हैं, कुछ ज़रूरी टाइप्स हैं जो हम लोगों को अभी पढ़ना ज़रूरी है, जो अभी हम लोगों को टेक्स्ट बुक में यूज़ होगा, जो कि एक्चुअल में हमारे टेक्स्ट बुक में दिया गया है। तो सबसे पहला आता है जीरो वेक्टर। सबसे पहला है जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर देखो, जैसा कि नाम बता रहा है जीरो। मान लो राम, अभी थोड़ा पहले हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया था राम। मान लो राम ने ए से चलना स्टार्ट किया, मतलब इनिशियल पॉइंट राम की क्या है, ए है। राम की ए है, राम कुछ दूर चल के गया और राम वापस आ गया, मतलब टर्मिनल पॉइंट भी राम की क्या है, ए है। मतलब राम ने ए से ही चलना स्टार्ट किया था, अभी मैं यहाँ से कहीं पे चल के गया और चल के वापस से यहीं पे आ गया। तो अगर फाइनल, अगर मैं वेक्टर के टर्म्स में देखूँ तो मैं डिस्प्लेस हुआ ही नहीं, मैं यहीं पे था, मैं अभी भी यहीं पे हूँ, मतलब उस वेक्टर की वैल्यू जो होगी वो जीरो होगी। ऐसे वेक्टर्स को हम लोग बोलते हैं जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर यानी अ वेक्टर जिसका टर्मिनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट दोनों सेम हों। और आगे बढ़ेंगे, दूसरा जो टाइप हमारे पास वो है यूनिट वेक्टर। दूसरा जो टाइप है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यूनिट वेक्टर। यूनिटी सबने सुना होगा, यूनिटी हिंदी में बोलते हैं एकता। यूनिटी हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, एकता। अगर नाम ध्यान से देखेंगे तो यूनिट का जो मतलब होता है ना, होता है एक। यूनिट का मतलब होता है एक। यूनिट वेक्टर यानी कुछ और नहीं, यूनिट वेक्टर यानी एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड यानी जिसकी वैल्यू जो होती है, क्या होती है, इतना सा था। अच्छा, यूनिट वेक्टर थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे हम लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन में इसका जरूरत पड़ेगा, इसलिए ध्यान से देखना। यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है, उसकी वैल्यू 1 होती है, उसके पास कुछ डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन क्या है वो पता नहीं, लेकिन मैग्नीट्यूड उसकी 1 होगी, डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है। अगर आगे बढ़ेंगे, थर्ड जो हमारे पास टाइप है वो है को इनिशियल या फिर को टर्मिनल। को इनिशियल या फिर को टर्मिनल। अच्छा, यहाँ पे को का मतलब है सेम। को का मतलब क्या है, सेम। को इनिशियल, अच्छा उन्होंने स्टार्टिंग में बात की थी कि जब वेक्टर कहीं किसी पॉइंट से चलना स्टार्ट होता है तो उस पॉइंट को इनिशियल पॉइंट बोलते हैं। तो अगर मान लो दो वेक्टर्स हैं, अब मान लो एक राम है, एक रमेश है, दोनों ने पॉइंट ए से ही चलना चालू किया। राम इस साइड गया, रमेश इस साइड गया। राम इस साइड गया, रमेश इस साइड गया, लेकिन दोनों ने जब चलना चालू किया था तो जो इनिशियल पॉइंट थी उनकी वो सेम थी। तो ऐसे वेक्टर्स जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो उन्हें हम बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर्स। और सेम कॉन्सेप्ट को टर्मिनल में भी, अगर मान लो राम और रमेश ने अलग अलग जगहों से चलना चालू किया, लेकिन फाइनल वो जिस पॉइंट पे पहुंचे, टर्मिनल पॉइंट अगर उनकी सेम हुई, तो ऐसे वेक्टर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, को टर्मिनल वेक्टर्स। ये हो गया। चौथे टाइप पे चलेंगे, तो चौथा टाइप है हमारा इक्वल वेक्टर्स का। चौथा टाइप है हमारा इक्वल वेक्टर्स का। अच्छा, अगर नॉर्मल में मैथ्स की बात करूँ, नॉर्मल जो हम लोग अभी तक अलजेब्रा ज्योमेट्री करते आए हैं, उसमें इक्वलिटी कैसे डिनोट करते हैं हम लोग। अगर मान लो दो लाइन है, जैसे लाइन ए बी, देयर इज अ लाइन सी डी, इसकी भी लेंथ 5 मीटर है, इसकी भी लेंथ 5 मीटर है, तो हमारे हिसाब से दोनों लाइन इक्वल है। नॉर्मल मैथ्स के हिसाब से देखेंगे तो ए डी और सी डी जो है, जो आज तक हम लोगों ने पढ़ा है, वो दोनों इक्वल है। लेकिन जब मैं वेक्टर की बात करता हूँ तो वेक्टर में दो मैंने बोला था, दो फैक्टर्स होते हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं होता है, डायरेक्शन भी होता है। तो अगर मैं वेक्टर की बात करूँ, मान लो अगर ये दोनों वेक्टर निकले, ए बी भी एक वेक्टर है, सी डी भी अगर एक वेक्टर है, भले दोनों की वैल्यू 5 मीटर है, लेकिन दोनों इक्वल तब तक नहीं होंगे जब तक उनकी डायरेक्शन सेम ना हो। अगर मान लो सी डी की डायरेक्शन
ऐसी है, ए बी की डायरेक्शन वैसी है, तो भले ही इन दोनों का वैल्यू 5 मीटर, लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। इक्वल कब होंगे? जब इनकी डायरेक्शन भी सेम होगी। इक्वल वेक्टर्स यानी ऐसे वेक्टर्स जिनके पास सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होता है, जिनका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम होता है। और ऐसे वेक्टर्स को हम लोग डिनोट करते हैं, ऐसे वेक्टर्स को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं दैट ए बी वेक्टर इज इक्वल टू सी डी वेक्टर। कहीं भी ऐसा दिख जाए तो समझ जाना कि ए बी और सी डी जो वेक्टर हैं उनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इक्वल। ऐसा नहीं होगा डायरेक्शन इक्वल है मैग्नीट्यूड अलग अलग है तो इक्वल वेक्टर, डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों इक्वल होना ज़रूरी है। अच्छा, अगले टाइप पे चलेंगे तो अगला टाइप है निगेटिव ऑफ अ वेक्टर। निगेटिव ऑफ अ वेक्टर, ऐसे निगेटिव ऑफ अ वेक्टर की मैं बात करूं तो क्या होता है कि अगर मान लो एक वेक्टर है ए बी और एक वेक्टर सी डी जो इसके ठीक अपोजिट साइड में, ये भी 5 मीटर, अभी हम लोगों ने एग्जांपल लिया था, ये भी 5 मीटर, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं? इक्वल वेक्टर्स। अगर सेम डायरेक्शन में होंगे, सेम मैग्नीट्यूड यानी इक्वल वेक्टर्स। हम लोग नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर कब बोलते हैं? जब एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के एकदम एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ए बी देखो एकदम उस साइड जा रहा है, सी डी एकदम ही सही इस साइड आ रहा है, तो ऐसे वेक्टर्स को हम लोग बोलते हैं नेगेटिव। मतलब अगर मैं ऐसा इन दोनों की इक्वलिटी देखने जाऊं तो ये कुछ ऐसा होगा, ए बी इक्वल्स टू माइनस सी डी वेक्टर। ए बी इज नेगेटिव ऑफ सी डी वेक्टर, या फिर मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ कि सी डी इज नेगेटिव ऑफ ए बी वेक्टर। ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन है कि डायरेक्शन जो होनी चाहिए वो अपोजिट होनी चाहिए, तो दोनों एक दूसरे के नेगेटिव होंगे। अच्छा, कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव ये हमारा डिसीजन है। अगर मैं ए बी को पॉजिटिव मानूंगा तो सी डी नेगेटिव हो गया, अगर मैं सी डी को पॉजिटिव मानूंगा तो ए बी नेगेटिव हो गया, तो हमारा डिसीजन है। और एक चीज़ बहुत ध्यान देने वाली यहाँ पे क्या है कि ये जो नेगेटिव साइन है इसे वेक्टर पे लगेगा, ये उसके मैग्नीट्यूड पे नहीं जाएगा। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि अगर ये 2 मीटर है, ये 3 मीटर है, तो मैं ऐसा लिख दूँ कि 2 इक्वल्स टू माइनस 3, ये चीज़ टोटली गलत है। ऐसा नहीं हो सकता। ये जो चीज़ें लगेंगी, ये जो चीज़ें लगेंगे, जो साइन लगेगा, ये सिर्फ और सिर्फ वेक्टर के ऊपर लगेगा, उसके मैग्नीट्यूड के ऊपर नहीं लगेगा। मैग्नीट्यूड क्योंकि कभी भी किसी भी लाइन की लेंथ जो होती है वो नेगेटिव नहीं होती है, कभी पॉजिटिव होती है। अच्छा, और 2 टाइप हमारे पास अभी बचे हुए हैं। नेक्स्ट जो टाइप हमारे पास है वो कोलिनियर वेक्टर्स का। कोलिनियर वेक्टर जरूरी है, इसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चन है, आगे पूरा एक्सरसाइज भी इसके बेसिस पे बहुत सारा मतलब क्वेश्चन, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन कोलिनियर के ऊपर है। कोलिनियर हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है। अगर नॉर्मल हम लोग जो ज्योमेट्री, हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो पढ़ते थे तो उसमें क्या होता था कि अगर 3 पॉइंट ए बी और सी, 3 पॉइंट है ए बी और सी, है ना, और अगर ये तीनों एक ही लाइन में आ रहे हैं, है ना, मैंने अभी भी बताया था कि को का मतलब होता है सेम, यहाँ पे भी को का मतलब क्या है? सेम। कोलिनियर यानी सेम लाइन। ऐसे कौन जो सेम लाइन में आते हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से वही होता है। अगर ए बी और सी तीनों एक ही लाइन के अंदर है तो तीनों कोलिनियर है। लेकिन वेक्टर के टर्म्स में चीज़ें थोड़ी बदल जाती हैं। अगर मैं वेक्टर की बात करूं तो एक टर्म है वेक्टर से रिलेटेड जिसको हम लोग बोलते हैं सपोर्ट लाइन। सपोर्ट लाइन, मान लो कोई वेक्टर, अगर ए बी एक वेक्टर है, ए बी एक वेक्टर है तो ए बी की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है ना। और जरूरी नहीं कि डायरेक्शन को यहाँ से यहाँ ही दिखाऊँ, मैं डायरेक्शन कहीं से भी स्टार्ट कर सकता हूँ। मैं ऐसे कर सकता हूँ कि डायरेक्शन यहाँ से स्टार्ट हुई, मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ, है ना, और जरूरी नहीं वहीं पे खत्म कर दूँ, मैं आगे कहीं पे भी ले जाके उसको खत्म कर दूँ। मैं डायरेक्शन को इनफाइनाइट एक लाइन बना सकता हूँ, मैं इस लाइन से गुजरती हुई एक इनफाइनाइट लाइन बना सकता हूँ, और इसी लाइन को हम लोग बोलते हैं सपोर्ट लाइन, या फिर तुम्हारे टेक्स्ट बुक में एक और नाम दिया है इसका, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन। सपोर्ट लाइन या फिर लाइन ऑफ एक्शन। तो कोलिनियर वेक्टर मतलब ऐसे वेक्टर्स नहीं जो एक ही लाइन में, मतलब जो ऐसे हो, कनेक्टेड हो। जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ए बी सी तभी कोलिनियर जब वो एक ही लाइन में टोटली कनेक्टेड है, ऐसा नहीं है। अगर वेक्टर में बात करूँ तो कोलिनियर मतलब वो एक सपोर्ट लाइन पे आनी चाहिए। इफ ए बी यहाँ पे है, सी डी यहाँ पे है, पी क्यू यहाँ पे है ना, ये तीनों एक लाइन के ऊपर नहीं है, ये तीनों एक इमेजिनरी लाइन के ऊपर, जिसको हम लोग सपोर्ट लाइन बोलते हैं, तभी भी ये कोलिनियर है। इन दोनों को, इन लोगों को कनेक्टेड होना ज़रूरी नहीं है, बस ये एक ही सपोर्ट लाइन के ऊपर होने चाहिए। और लास्ट हमारे पास है फ्री वेक्टर्स। तो फ्री वेक्टर मतलब ज़्यादा कुछ नहीं है, जैसा कि नाम बताता है फ्री, एक ऐसा वेक्टर जो फ्रीली कहीं पे भी मूव कर सकता है। अभी यहाँ पे एक वेक्टर ए बी,
इस वेक्टर को मैं यहाँ से उठाऊँ, एक वेक्टर ए बी, एक वेक्टर यहाँ पे सी डी। अच्छा, इस वेक्टर को मैं यहाँ से उठाऊँ, मैंने यहाँ पे लगा दिया ए बी। अच्छा, सी डी था, इसको जाके वहाँ पे कनेक्ट कर दिया सी डी, है ना। मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि इस वेक्टर को इस वेक्टर के ऊपर ले आऊँ, ये ए बी, ये सी डी, है ना। ऐसे वेक्टर्स जिसको हम लोग डी लोकलाइज कर सकते हैं, एक लोकेशन से हटा के दूसरी लोकेशन पे डाल सकते हैं, ऐसे वेक्टर्स को हम लोग बोलते हैं फ्री वेक्टर्स। तो इसके साथ आज का लेक्चर तो खत्म हुआ, आगे की बातें बाद में करेंगे।